हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है नथिंग की। तो नथिंग ने अपना सब ब्रांड निकाला है CAMF के नाम से। तो जो नथिंग के को-फाउंडर है उन्होंने बताया है ये जो सब ब्रांड होने वाला है ये फोकस करेगा अफोर्डेबल डिवाइसेस के ऊपर। बेसिकली ये स्मार्टफोन निकालने वाले हैं, ईयरफोन्स निकालने वाले हैं, जहाँ पर कंज्यूमर बेस लार्जर होगा, बेसिकली सस्ता रेट होगा तो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएगी। अब मजे की बात ये है, उनका कहना है ये चीज़ें डिज़ाइनर होने वाली है और अगर देखा जाए नथिंग पहले से ही डिजाइन फोकस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कितना ज्यादा और डिजाइन के ऊपर ये फोकस करने वाले हैं। तो मैं तो पर्सनली एक्साइटेड हो रहा हूँ, बाकी लेना मुझे तो है नहीं। अगली खबर इंडिया की है। तो इंडिया ने 40% वीट के ऊपर इंपोर्ट टैक्स को हटा दिया है। और क्यों हटाया गया है? क्योंकि पिछले कुछ टाइम से रेट बढ़ते जा रहे हैं वीट के। अब वीट के रेट बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है। अब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सप्लाई नहीं है, बारिश के चक्कर में कुछ खराब हो गया वेट, इसके चक्कर में इंपोर्ट ड्यूटी कम करी ताकि लोग ज्यादा इंपोर्ट कर सके और इंडिया के अंदर जो गेहूं महंगा हो रहा है उसको कंट्रोल किया। अच्छा, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने चावलों के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगाया था और यहाँ पे हम नॉन बासमती राइस की बात कर रहे हैं, जिसके चक्कर में एशिया के अंदर जो चावल के प्राइसेस है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अगली खबर इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व की है। तो वो $3 बिलियन घटता हुआ दिखाई दिया है, $603 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। अगर देखा जाए हमने 2021 के अक्टूबर के अंदर हाईएस्ट लेवल अचीव किया था फॉरेस्ट रिजर्व का, उसके बाद से ये नंबर्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट करेंसी के जो प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं उसको रोकने की कोशिश कर रही है। जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए अपना डॉलर निपटा रही है ताकि हमारी करेंसी भी स्ट्रांग है। अगली खबर मैप माई इंडिया की है। तो उन्होंने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। यहाँ पर हम 32 करोड़ के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। 32% ग्रोथ आई है इनके, अगर पिछले साल से हम कंपेयर करके चले। साथ में अगर इनकी रेवेन्यू लेवल पे बात करके चले तो वो भी 38% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब इनका कहना है ये सब कुछ क्यों बढ़ा है? क्योंकि ऑटोमेटिव मोबिलिटी टेक वाला जो सेगमेंट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, साथ में कंज्यूमर स्पेस भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इसका इम्पैक्ट पड़ा है। मैप माई इंडिया के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने बोला है कि हमने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू, एबिटा, पैट सब कुछ रिपोर्ट किया है और ये अच्छी चीज़ है। अब समझा देता हूँ। मैप माई इंडिया मैप्स देती है, आपकी गाड़ियों के अंदर मैप आते हैं ना प्री लोडेड आजकल सिम के साथ में, तो बहुत सारी कंपनी के जो मैप है वो मैप माई इंडिया देती है। मैप माई इंडिया बहुत सारी ऐप्स के लिए API प्रोवाइड करती है मैप के सिस्टम के लिए। अगर हम गूगल मैप्स की बात करके चले, आप तो यूज़ कर रहे हो गूगल मैप्स फ्री के अंदर, पर एक्चुअली गूगल मैप्स का बिजनेस कहाँ से बन रहा है? अगर आप ओला उबर यूज़ करते हो, वो गूगल मैप्स का वाला मैप दिखाता है ना, तो वहाँ पे पर कॉल का पैसा जाता है इनके पास में, गूगल कमाता है पर कॉल का। अभी हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर पर्सनल यूज़ पे, पर कमर्शियल पे कमाया जाता है। मैप माई इंडिया इसी तरीके से पैसा कमाती है। अगली खबर विजय आनंद ट्रेवल्स की है। तो उन्होंने लार्जेस्ट ऑर्डर प्लेस किया है इंडिया के अंदर बसेस का। 550 इंटरसिटी बसेस का ऑर्डर किया है VECV से। ये एक जॉइंट वेंचर है वॉल्वर और इचर का। आ जा रहा है 500 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर होगा। 500 यूनिट गाड़ियां मंगाई है, जिसके अंदर 500 इचर की इंटरसिटी AC कोचेस मंगाए हैं, कुछ स्लीपर मंगाए हैं और 50 लग्जरी स्लीपर कोचेस भी मंगाए हैं। अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और गोवा के अंदर ऑपरेट करते हैं। अभी फ्यूचर के अंदर इनका प्लान है 12 से 18 महीने के अंदर प्रॉपर पैन इंडिया काम करना। तभी मैंने इनका नाम नहीं सुना था। मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे ये बसों के अंदर बहुत ट्रैवल किया है, वॉल्वो के अंदर। वैसे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, अगर किसी ने ट्रैवल किया तो मुझे बताना। नॉर्मल जो सिटी बसेस होती है और जो वॉल्वो होती है वे मतलब जबरदस्त। चार्जिंग सॉकेट भी मिलता, अब तो पता नहीं क्या क्या मिलने लग गया होगा। उस टाइम पे चार्जिंग सॉकेट मिला करता था, अच्छी जगह पे रुकते थे, हाइजीनिक होता था, पानी की बॉटल मिलती थी। छोटी चीज़ लगती है पर मेरे टाइम पे, मैं अपनी इंजीनियरिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ, वो बड़ी बात होती थी। अब बहुत टाइम से ट्रैवल ही नहीं किया है बस में। आज अगर बस वाली चीज़ है तो मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, और अगर ज़्यादा जाना है तो फिर फ्लाइट ले लेते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले याद दिलाना चाहूँगा, लाइक का बटन दबाएं, लाइक का बटन दबा दो। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में हमारे कोर्स का लिंक है, डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन जाओगे। उस पर क्लिक करो और जानो कि कैसे आपकी वो मदद कर सकता है। हमारी टीम का भी नंबर है, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको गाइड कर सकते हैं कैसे वो मदद कर सकते हैं। अगली खबर जो लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी गवर्नमेंट ने, उसको 3 महीने और डिले कर दिया गया है। अब बेसिकली 1 नवंबर से ये चीज लागू होगी। उससे पहले कंपनीज के पास में ऑप्शन है लाइसेंसेस ले लेने का। बेसिकली
अब के टाइम पे अगर आपको इंपोर्ट करके लैपटॉप बेचना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, और ये मेरे को लगता है 3-4 महीने का टाइम दे दिया है। तो अब थोड़ा सा कंपनीज को टाइम मिल जाएगा सोचने का, लाइसेंस अप्रूव करने का, सब कुछ करने का। अब कई लोगों का कहना था कल वाली न्यूज़ के अंदर, जब ये न्यूज़ के बारे में बात करी थी कि जियो बुक आई है, इसके चक्कर में भाई ये सब कुछ हो रहा है। पहली चीज़, जियो बुक अलग सेगमेंट ऑफ ऑडियंस के लिए है, ठीक है, ये सबके लिए किया गया था। जो जियो बुक की ऑडियंस है ना, मुझे पर्सनली लगता है ये टैबलेट वाली ऑडियंस है, जो टैबलेट लेती है या फिर बहुत लो एंड लेती है। तो क्रोम बुक भी वही वाली ऑडियंस है, 15-16 हज़ार वाली ऑडियंस। तो मुझे लगता है पर्सनल लेवल के ऊपर कि फुद्दू लैपटॉप होते हैं, इस रेंज के लैपटॉप्स लेने ही नहीं चाहिए अनटिल अनलेस आपके पैसे नहीं है, आपको उस लैपटॉप ही चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सारे काम अगर आप एक मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके सैमसंग के फ़ोन को ही डेस्क यूज़ कर लो ना, तो मुझे लगता है वो भी इसके बराबर एट पार काम कर लेता है। पर मुझे पर्सनली लगता है जियो बुक में उस लेवल का दम नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, इम्पोर्ट की अगर बैन की बात कर रहे हैं तो जियो बुक भी इम्पोर्ट ही होना है। इंडिया का इकोसिस्टम नहीं है अभी लैपटॉप कंप्यूटर बनाने वाला, सब कुछ हमको बाहर से लाना पड़ेगा। असेंबल इन इंडिया हो सकता है मेक इन इंडिया का टप्पा लगाने के लिए, पर उतना आसान नहीं है इंडिया के अंदर। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली ये किया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, ना कि जियो की हेल्प करने के लिए। अगली खबर एप्पल की है। तो एप्पल की जो मार्केट कैप है वो $3 ट्रिलियन से नीचे चली गई है, और इसका रीजन क्या है? आईफोन की डिमांड कम होती हुई दिखाई दी है। पिछले 3 क्वार्टर से लगातार आईफोन की सेल्स घट रही है और इसके चक्कर में इसका इम्पैक्ट दिखाई दिया है। हमने कल न्यूज़ के अंदर बात करी थी कि एप्पल का रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, पर आईफोन की सेल घटी है, सर्विस बढ़ा है। अब आईफोन की सेल घटी है, मेरे को लगता है कि इसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये सर्विस बढ़ा है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज टेक इतना ज़बरदस्त हो गया है। मैंने कई बार बताया मेरे पास आईफोन 11 है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिक्कतें हैं अब के टाइम पे, पहले मुझे एक दिक्कत होती थी 5G नहीं था, अब एक और दिक्कत आई है, ये इन्होंने जो नया अपडेट रोल आउट करा है उसके अंदर कुछ कुछ फीचर ही नहीं दिए, तो मतलब यहाँ पे आपको पीछे छोड़ दिया। तो ये एक थोड़ी सी कमी लग रही है, क्योंकि नए वाले के अंदर, उसके अंदर मेरी वाइफ वाले फ़ोन के अंदर हमने बीटा में अपडेट किया, उसके अंदर हम अपनी वॉइस का क्लोन बना सकते हैं, तो उसके फ़ोन में वो काम कर रहा है, मेरे फ़ोन में वो फीचर ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर वो एक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा है कि अगर मैं पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपडेटेड टेक से वंचित रह जाऊँगा, और मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है इन चीज़ों। पर अगर देखा जाए ब्राइट साइड ये है कि सर्विस सेक्टर बड़ा है एप्पल का, लोग सर्विस ले रहे हैं, मतलब वहाँ से रिकरिंग इनकम बढ़ सकती है फ्यूचर में, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ा ही है। अब अगर मैं टिम कुक की बात करके चलूँ, उनका कहना है कि भाई ये जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ा है इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है, ये जो डॉलर के रेट बढ़े इसकी वजह से ये देखने को मिला है। दूसरी साइड पे अगर अमेजोन की बात करके चले तो उन्होंने सारे एक्सपर्ट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सेल्स और प्रॉफिट की अगर हम बात करके चले, और उसके चक्कर में जो उनके शेयर प्राइसेस मार्केट वैल्यू है वो 9% बढ़ती हुई दिखाई दी है। $120 बिलियन बढ़ गई एक झटके के अंदर, और बहुत बड़ी बात है अगर इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो 11% बढ़ा है, और अगर हम AWS की बात करके चले तो वो भी 12% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। AWS इनकी होस्टिंग सर्विस है, और इनका कहना है फ्यूचर के अंदर ये नंबर्स और बढ़ेंगे, क्योंकि AI स्पेस के अंदर अभी और ज़्यादा घुसने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ्यूचर AI हम जो बात कर रहे हैं ना, AI के लिए सर्वर चाहिए, AWS और या मैं कहूँगा एजर, माइक्रोसॉफ्ट वाला मुझे लगता है GPU लेवल पे ज़्यादा अच्छा है, और AWS को भी उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। CPU लेवल पे AWS अच्छा है। अगर देखा जाए अमेजोन की कंज्यूमर सेल भी हेल्दी दिखाई दे रही है, इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। अगली खबर US से है। तो US रिसेशन के अंदर नहीं घुस सकता 2023 के अंदर, ऐसा JP मॉर्गन का कहना है। इन्होंने अपनी फॉरकास्ट फिर से अपडेट करी है, मोडेस पे ले गए हैं और सब पार ग्रोथ के ऊपर ले गए हैं 2024 को, और उन्होंने कहा है कि हेल्दी पेस से ग्रो कर रहा है क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इन्होंने पहले कहा था कि जो GDP ग्रोथ आएगी वो 0.5% आएगी, अब वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर 2.5% से आएगी। पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन्होंने शायद उस इम्पैक्ट को कंसिडर नहीं किया है। अगली खबर, एक कंपनी है ब्लिंक हिट करके, उन्होंने ब्लिंकिट के ऊपर केस कर रखा है कि आपने हमारा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज किया है, आपने हमारा नाम यूज़ किया है, हमने अपना ट्रेडमार्क 2016 के अंदर रजिस्टर करा दिया था और अलग अलग कैटेगरी के अंदर, और आप हमारा नाम यूज कर रहे हो, हमारी एक रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, ये वो फलाना ढमकाना। हाई कोर्ट ने बोला तो भाई तुम्हारी तो सेल भी नहीं हुई है, तो ऐसी बातें कर रहे हो। पर देखो लॉजिक तो यही कहता है, ट्रेडमार्क पहले ले रखा है तो ले रखा है, बाकी देखते हैं किस डायरेक्शन में जाता है। सेटलमेंट ही होगी कोर्ट के बाहर में मेरे हिसाब से। अगली खबर बायजूस की है। तो बायजूस कोर्ट में ये दलील रख रहा है कि जो लेंडर्स है वो बोगस डिफॉल्ट की क्लेम निकाल रहे हैं कि
जो बायजूस है वो डिफॉल्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जिसके चक्कर में वो नेगोशिएट कर पाए जो लोन टर्म्स है उसको। तो बेसिकली कुछ टाइम पहले बायजूस ने $1.2 बिलियन का लोन मना कर दिया। बेसिकली वो चाहते थे रीस्ट्रक्चर करना, मतलब मान के चलो 5 साल की किस्त है, वो कह रहे थे भाई 10 साल का कर दो। उसके बाद में कहा कंपनी ने कि भाई नहीं 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 नहीं, और बायजूस ने कहा मैं पैसा नहीं दे रहा। पर अब उनके लॉयर्स का ये कहना है कि ये सारे जो क्लेम्स है ये सारे बोगस है, और अगर ऐसी बात निकल के आ रही है तो दिस इज बैड कि पीआर से कितना ज़्यादा हर्ट किया जा सकता है किसी कंपनी को। अगर हम लेंडर्स की बात करके चले तो उन्होंने कहा है कि भाई हमने अभी ऐसा नहीं किया है, बायजूस ने हमारे लोन टर्म एग्रीमेंट को बार बार वॉयलेट किया है और उन्होंने डिफॉल्ट भी किया है। अभी के टाइम पे बायजूस के बुरे टाइम चल रहे हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है उनके ऑफिस को, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने राइट डाउन कर दिया है कि भाई हमारे पैसे जीरो हो गए हैं। आकाश की बात करके चले तो वहां पर 2 नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी लेके आए हैं क्योंकि क्रेडिटर से प्रेशर आ रहा। अगली खबर ओनली एक्स ब्लू की है, तो उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को कहा है कि अब वही सब्सक्राइबर पैसा कमा सकते हैं जिन्होंने उनका सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा महंगे वाला। तो बेसिकली अगर आप ट्विटर यूज करते हो और आपने इनका प्लान ले रखा है, तो अगर आपके थ्रू कोई एड रेवेन्यू कमाता है तो शेयरिंग करोगे, तो अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। जैसे यूट्यूब जिस मॉडल पे चल रहा है, ट्विटर भी उसी मॉडल पे चलने की कोशिश कर रहा है। दिस इज गुड। फेसबुक नहीं करता है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये चीजें नहीं होती है। एलॉन मस्क थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ट्विटर को, नई डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, पर देखते हैं क्या होगा। अभी रिसेंटली एलॉन मस्क ने ट्विटर का नाम एक्स कर दिया, $44 बिलियन में अक्टूबर 2022 में इसको खरीदा था। और इन्होंने बोला है जो एक्स लोगो है इसका मतलब ये है कि हम सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होती है, एक्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।